अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ एनालिसिस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ये फेडरल और केपीके की क्लास 12 के चैप्टर 24 एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो इन्वॉल्व करती है इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन को मैटर के साथ। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम जो है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको जब हम एक्सपोज करते हैं टू वीक रेडिएशन, चूंकि आईआर रेडिएशन जो होती हैं ये वीक रेडिएशन होती हैं, हम इनको कहते हैं कि ये लॉन्ग वेवलेंथ, इनकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं लॉन्ग वेवलेंथ, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो होती है, एंड लो फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब ये लो फ्रीक्वेंसी या फिर हम कहते हैं कि लो या वीक एनर्जी रेडिएशन जो होती हैं, जब इनको हम पास करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो क्या होता है जी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती है या फिर मॉलिक्यूलर रोटेशन होती है। इनकी जो रेंज है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है जी 5000 से 667 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। ये इनकी जो है वो रेंज आ जाती है। अब किस तरह से रोटेशन होती है, इस पूरे मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से वाइब्रेशन हो सकती है। तो आप इसको इस तरह से देखें कि जितना भी मैटर है, ऑल द मैटर कंटेन मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, उसमें क्या होता है जी, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में लिंक होते हैं, या हम कहते हैं मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं जी, एटम से। और एटम जो है वो आपस में लिंक होते हैं, एटम लिंक अप होते हैं। किस तरह से जी, एक केमिकल बॉन्ड से एटम लिंक्ड होते हैं। किस तरह से, लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड को आप इस तरह से समझें कि अब केमिकल बॉन्ड जो हैं दे कैन कंटिन्यूली वाइब्रेट और मूविंग अराउंड। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है वो किस तरह की वाइब्रेशन शो कर सकते हैं या किस तरह से स्ट्रेच हो सकते हैं। दे कैन वाइब्रेट विद स्ट्रेच मोशन और बेंड मोशन। इस चीज को मैं इस तरह से लिखूंगा कि दे कैन वाइब्रेट विद स्ट्रेच मोशन, STRETCH स्ट्रेच मोशन, और हम इसमें कह देते हैं, या फिर इसमें बेंड मोशन होती है। ठीक है जी, बेंड मोशन। तो इसी तरह से अगर हम इमेजिन करें कोई एटम है, फर्ज किया मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखा देता हूँ, कोई एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, और मैं इसको यहाँ पे आपको बता दूं कि ये हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम हैं, और इसको आप इमेजिन करें कि ये जो है स्प्रिंग के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, ये दो बॉल हैं जो कि स्प्रिंग के साथ जो है वो बॉन्डेड हैं। इस तरह से ये इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है, और इसको स्ट्रेच भी किया जा सकता है और कंप्रेस भी किया जा सकता है। अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा जी, इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे इधर ही लिख लेता हूँ कि इसको हम इस तरह से स्ट्रेच भी कर सकते हैं और इसको हम जो है वो कंप्रेस भी कर सकते हैं। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, यानी ये कंप्रेस भी किया जा सकता है और स्ट्रेच भी किया जा सकता है।
अब बाल की जो मूवमेंट है वो अगर जो है इस तरफ हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, इसको मैं इस तरह से शो कर सकता हूँ, एक बाल इधर मूव हो रहा है और एक बाल इधर मूव हो रहा है, एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। तो ये इस तरह से जा रहे हैं और ये वाला जो बाल है ये दोनों एक तरफ यानी इधर भी आ रहा है और ये इधर मूव हो रहा है यानी कंप्रेस हो रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या फिर सिमेट्रिक भी हो सकती है या फिर एसिमेट्रिक भी हो सकती है। और कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 3 से ज्यादा एटम हो तो वो बेंडिंग वाइब्रेशन भी शो करता है। यहाँ पे भी हम 2 एटम की बात करें, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें कि उसको हम इस तरह से इमेजिन कर रहे हैं कि एक 2 बॉल्स हैं जो कि एक स्प्रिंग से अटैच हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ यूं होगी, जैसे ही स्ट्रेचिंग होगी तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ भी चेंज होगी, ठीक है। और कंप्रेस भी हो सकता है वो स्प्रिंग और स्ट्रेच भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इस तरह से स्प्रिंग क्या करेगा जी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो कर रहा है। बेंडिंग वाइब्रेशन कब होगी, जब कोई मॉलिक्यूल जो है उसमें दो या 2 से ज्यादा एटम होंगे, हम कहते हैं 3 या फिर 3 से ज्यादा एटम होंगे तो वो बेंडिंग वाइब्रेशन शो करेंगे। इसको हम मजीद देख लेते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये एक फर्ज किया डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो कि किसी स्प्रिंग से अटैच है। जैसे कोई एक आप यूं समझें कि इसको मैं जो है वो कह रहा हूँ कि कोई 2 बॉल्स हैं जो कि स्प्रिंग से अटैच है, ठीक है। और जस्ट हम इसको इमेजिन कर रहे हैं। तो ये कंप्रेस भी हो सकता है और स्ट्रेच भी हो सकता है। अब स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन जब शो करेगा तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की 2 टाइप्स हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में ये होगा कि दोनों जो बाल हैं, ये वाली जो 2 बाल्स हैं, ये एक ही डायरेक्शन में, यानी ये अगर इस तरफ मूव स्ट्रेच होगी, ये बाल भी उसी तरफ स्ट्रेच होगी। और एंटी एसिमेट्रिक में हम देख रहे हैं कि ये बाल इधर जो है वो कंप्रेस हो रही है और ये दूसरी वाली बाल जो है वो स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो इनकी मूवमेंट होगी या इनकी जो वाइब्रेशन होगी, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक वाइब्रेशन एंड एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। अब अगर हम बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करें तो बेंडिंग वाइब्रेशन किस तरह से हो सकती है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास आ जाती है जी बेंडिंग वाइब्रेशन। और इसमें क्या होगा कि ये इन प्लेन सिजरिंग, जिस तरह से कैंची होती है, ठीक है, यानी ये भी इस तरफ, ये बाल भी इस तरफ मूव करेगी, ये भी इस तरफ मूव करेगी, बेंडिंग होगी। और बेंडिंग में एंगल चेंज होगा, जबकि जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं यानी जो हमने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात की है, इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। इसमें क्या होगा जी, बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। तो अब हम देख रहे हैं कि इन प्लेन सिजरिंग जो है, इसमें ये बाल भी इधर मूव कर रही है, ये बाल भी इधर मूव कर रही है। आउट प्लेन ट्विस्टिंग, इसमें क्या हो रहा है कि ये बाल इधर मूव कर रही है तो वो वाली बाल जो है वो उसके आगे अपोजिट इस तरफ जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं ट्विस्टिंग, आउट प्लेन ट्विस्टिंग। इसके लिए मैं आपको एनिमेशन भी अभी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाता है जी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों बॉल्स जो है वो कंप्रेस भी इकट्ठे हो रही हैं और स्ट्रेच भी इकट्ठे हो रही हैं, यानी बिल्कुल बराबर है इनकी मोशन। ये वाली अगर कंप्रेस हो रही है तो ये वाली भी कंप्रेस हो रही है, और ये वाली अगर स्ट्रेच हो रही है तो ये वाली बाल भी स्ट्रेच हो रही है। इसी तरह से एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है, इसमें आप देख सकते हैं एक बाल कंप्रेस हो रही है तो दूसरी स्ट्रेच हो रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है इनकी जो है वो वाइब्रेशन है। तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिजरिंग को आप देख सकते हैं कि इस तरह से होती है, ठीक है, कि जिस तरह से कैंची जो है वो चल रही है। और इसी तरह से ये हमारे पास है रॉकिंग, और इसको हम देख सकते हैं। इसी तरह से वैगिंग, और फिर जो ट्विस्टिंग है उसमें क्या हो रहा है, इस तरह से एक बाल आगे आ रही है, एक जो एक ऊपर इस तरफ आ रही है और एक पीछे जा रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रही हैं। मगर ट्विस्टिंग, वैगिंग और रॉकिंग और इसी तरह से जो सिजरिंग है, इसमें जस्ट बेंडिंग हो रही है। ये क्या है जी, बेंडिंग वाइब्रेशन है। और ये जो हम देख रहे हैं स्ट्रेचिंग और एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है, ये क्या है जी, ये हमारे पास ये जो है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की एग्जांपल है। तो इससे हमें जो चीज समझ आ जाती है वो ये है कि जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है उसमें क्या होता है जी, बांड जो डिस्टेंस है वो, तो इनमें जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है। जबकि बेंडिंग में जो है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस तो नहीं चेंज होता, मगर एंगल जो है वो चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे
मोर ऑन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, एक स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड हो जाता है जिसे हम IR स्पेक्ट्रम कहते हैं। बेसिकली होता ये है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ IR जो होती है वो सेम होती है विद द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बैंड, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होती है और फिर उसकी वजह से हमें एक स्पेक्ट्रम जो है वो हमें हासिल हो जाता है, जिसको हम स्टडी करके हम उस कंपाउंड को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें से फंक्शनल ग्रुप को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मेन जो है स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर है वो ये है, ठीक है, कि किस तरह से स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड होता है और डिफरेंट जो बॉन्ड्स होते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ को, ठीक है, और इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम है उसको यूज करते हैं हम टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पे कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये क्या है जी, स्ट्रॉन्गर है देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो है ये इससे स्ट्रॉन्गर है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसको क्या चाहिए, शॉर्टर वेवलेंथ और ग्रेटर एनर्जी चाहिए टू स्ट्रेच। इस बॉन्ड को स्ट्रेच होने के लिए शॉर्टर वेवलेंथ और ग्रेटर एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए जो वेव नंबर की वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है 2100 टू 2200 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और रेसिप्रोकल सेंटीमीटर या फिर हम इसे इस तरह से कहते हैं कि 1/वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, 1/वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। ये हमारे पास cm-1 यानी रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। तो इसकी हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1690 टू 1750 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, ये इसकी वेव नंबर की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करूं जो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड है, उसकी हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये एक्चुअली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, वो है जी 1620 टू 1680 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। अब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की ये हमारे पास वैल्यू है। तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो है वो स्ट्रांगर नहीं होगा, वो लेस स्ट्रांगर होगा देन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो इसकी अब जो वेव नंबर की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, यानी 1050 से 1400 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और इस तरह से जो है हम जो एब्जॉर्प्शन पीक्स होती हैं उनको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप अटैच है, किस ग्रुप की वजह से जो है वो खास पीक जो है वो आ रही है। और इसके लिए हम जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स की जो डिफरेंट रिकॉर्डेड पीक्स हैं वो हम चार्ट से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको चार्ट शो कर दूंगा कि ये हमारे पास चार्ट आ जाता है। इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में इसकी जो वेव नंबर की वैल्यू होगी वो होगी 3600 से 300 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में इसमें जो हमारे पास इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो वैल्यू आएगी वो 3600 से 3100 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर है। इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनमें 3000 से 28550 यानी 2850 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर तक वैल्यू आएगी। एरोमेटिक में इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कार्बन हाइड्रोजन की 2280 से 2200 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। इसी तरह से डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट हमारे पास वेव नंबर जो है वो शो करते हैं। जैसे एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, अमाइड्स हैं, इनकी ये हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू आ जाती हैं। इसी तरह से हम जो है वो ग्राफ जो है या फिर वो IR स्पेक्ट्रम जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे
इससे पहले कि मैं आपको ग्राफ शो करूं, मैं आपको मज़ीद बता दूं कि जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो दो सेक्शन में स्टडी किया जा सकता है। नंबर 1 हमारे पास आता है जी फंक्शनल ग्रुप FG, यानी फंक्शनल ग्रुप रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन, अब फंक्शनल ग्रुप रीजन की अगर मैं यहाँ पे रेंज लिखूं कि वो किस रेंज में होता है जी फंक्शनल ग्रुप रीजन, 4000 से 1500 बल्कि 1000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर तक जो रीजन है ये फंक्शनल ग्रुप रीजन कहलाता है। और इस रीजन में जो है वो इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक हो गया। और दो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल हैं उनका सिमिलर फंक्शनल ग्रुप जो है अगर हो तो उनका जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो भी सेम हो सकता है, वो भी सिमिलर हो सकता है। ठीक है, मगर जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो डिफरेंट होगा, वो हर एक के लिए अलग होगा। फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन जैसे हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए भी जो है वो डिफरेंट फिंगरप्रिंट है और वो हमेशा जो है वो डिफरेंट होता है। और हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या जो भी कंपाउंड है जिनका हम ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका हम आईआर स्पेक्ट्रम ले रहे हैं उनका अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल ग्रुप रीजन भी सेम हो सकता है, मगर उनका फिंगरप्रिंट रीजन सेम नहीं हो सकता। ठीक हो गया। फिंगरप्रिंट रीजन विल ऑलवेज बी द डिफरेंट, और इस तरह से हम उनको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसकी जो रेंज आ जाती है वो हमारे पास आती है 1500 टू 500 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं। नॉर्मली हम फंक्शनल ग्रुप रीजन की बात करते हैं टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फिंगरप्रिंट रीजन इज क्वाइट कम्प्लेक्स, ठीक है, और इसको नॉर्मली हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है देन फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, तो हम अब कोई आईआर स्पेक्ट्रम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास कोई रिकॉर्डेड अगर आईआर स्पेक्ट्रम है, और इस केस में हम जो है बेंजीन का आईआर स्पेक्ट्रम देखेंगे। ये हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रम आ जाता है। एक्स एक्सिस पे वेव नंबर की हम बात करते हैं और वाई एक्सिस पे ट्रांसमिटेंस की बात करते हैं। 100 यहाँ पे अगर कोई भी अगर सब्सटेंस बिल्कुल 100% ट्रांसमिट कर रहा है तो यहाँ पे उसका ग्राफ बनेगा यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये यानी 100% ट्रांसमिटेंस है। और ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन की वैल्यूज आ रही हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं या कितनी वेव लेंथ पे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए वेव नंबर की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। जैसे कि बेंजीन के केस में अगर हम देखें, या हम बेंजीन का आईआर स्पेक्ट्रम देख रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो एरोमेटिक स्ट्रेच आ रहा है वो इस जगह आ रहा है, जो कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 3100 से 3000 जो है सेंटीमीटर तक, रेसिप्रोकल सेंटीमीटर तक। यानी इसको मैं इधर लिख सकता हूँ कि 3100 टू 3000 रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू आती है, ये स्ट्रेच जो आता है एरोमेटिक कंपाउंड में, वो हम ऑब्जर्व करते हैं कार्बन हाइड्रोजन के लिए। और इसमें ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड होगा, यानी ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। ठीक हो गया। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है, वो 3000 और 3100 के दरमियान में, यानी इस पोजीशन पे आ रही है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है लाइन टेढ़ी हो रही है मुझसे, तो ये यहाँ पे कहीं जो है ये मीट कर रही है आके, ये जो हमारे पास पीक आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे एक और पीक आ रही है, ये वाली जो पीक है इसको ये यानी अरीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम यहाँ पे शो करते हैं, यानी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है अरीन में 1480 पे जो है ये पीक यहाँ पे आ रही है। और ये जो आ रही है हमारे पास वैल्यू, ये कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग जो है, जो एरोमेटिक रिंग में जो कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग है उसकी वजह से हमारे पास 1480 पे ये हमारे पास कुछ पीक इस तरह से आ रही है। और ये जो हमारे पास पीक आ रही है कार्बन हाइड्रोजन की, ये कार्बन हाइड्रोजन इन प्लेन बेंडिंग की वजह से ये पीक आ रही है, और ये 600 पे हमारे पास ये पीक आ जाती है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 600। इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास
क्या हो जाती है, 600 से 1250 तक की इसकी रेंज होती है।